आज हम बातचीत करेंगे साउथ एशिया में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, ख़ास तौर पर जो अब तालिबान से जुड़ा हुआ पूरे का पूरा मामला है उस हवाले से, और उसके साथ साथ उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से होता हुआ ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट है, पूरी दुनिया कंसर्न है। इससे साउथ एशिया अब आने वाले सालों में कितना मुतासर होगा, इस सब पे बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाशिंगटन से कामरान बुखारी साहब, और उनका ख़ास तौर पर एक आर्टिकल जो उनके थिंक टैंक न्यू लाइन्स में पब्लिश हुआ है, द लॉन्ग शेडो ऑफ देवबंदिज्म इन साउथ एशिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और न्यू लाइन्स पे आप इस मैगजीन पे जाइए, मैं लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा इसका अपनी डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर इस आर्टिकल को पढ़िए जो जो साउथ एशिया में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के डिफरेंट शेड्स को समझना चाहते हैं। इसीलिए इनका आर्टिकल का जो टॉपिक है, द लॉन्ग शेडो ऑफ देवबंदिज्म इन साउथ एशिया। वेलकम कामरान बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही बड़ी आर्टिकल, वो एक आपने अपने घर की दास्तान से शुरू किया कि आपके अपने वालिद साहब के साथ बचपन में बातचीत होती थी देवबंदिज्म और बरेलवी, चूँकि पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों की अक्सरियत मैं भी अपने बचपन में सुना करता था। मेरा भी जैसे होता था ना बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट, मेरे ददियाल वाले खुद को अहले हदीस कहते थे। तो ये डिफरेंट शेड्स थे। इन डिफरेंट शेड्स को कामरान साहब आज हम 2021 में तालिबान 2 की सूरत में देख रहे हैं। पहले तो हमें अपने उस आर्टिकल का एक खलासा सा, एक समरी सी बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स आपके साथ जुड़ सकें। जी शुक्रिया ताहिर साहब। तो आपके सुनने और देखने वालों को सलाम और नमस्कार। तो देखिए, उसमें ये जो मजमून है ये असल में बहुत लंबा था। ये तकरीबन 13,000 जो है लफ्ज़ों पे मुश्तमिल था। तो उसमें फिर ये है कि वो हमारे एडिटर्स जो हैं वो कह रहे थे कि भाई इतना लंबा नहीं हम पब्लिश कर सकते, तो उन्होंने काट के तो वो 7,500 पे किया है। तो ये एक दास्तान है, और ये दास्तान है उस एलिमेंट की कि जिसको हम कहते हैं उलमा इन पॉलिटिक्स। यानी ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं मुसलमान, ख़ास तौर पे जो है जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी दास्तान है जो शुरू होती है प्री ब्रिटिश इंडिया में। यानी मैं इसमें शुरुआत करता हूँ गौरी गजनवी दौर में, कि उस वक़्त उलमा का क्या रोल था, वो कैसे जो है सियासत में आने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद तवील अरसा जो है सल्तनत दिल्ली का गुजरता है, तक करीब 300 साल, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई। फिर जो है मैं मुग़ल दौर में आता हूँ, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे अहम जो वाक़या रूनुमा हुआ वो हुआ औरंगज़ेब का बरसर इक़्तिदार आना। जो औरंगज़ेब से पहले के बादशाह थे, यानी उनके बाप दादा परदादा, वो तो एक अपना उनका वो रवैया नहीं था। वो उस तरह से एक थियोक्रेटिक एम्पायर नहीं चाहते थे। वो एक सेक्युलर, गो कि उस ज़माने में ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता था, लेकिन आज की ज़ुबान में जो पोस्ट एनलाइटनमेंट की जो वोकैबुलरी है, अगर उसमें से कोई लफ्ज़ उठाना चाहें तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई हर्ज होगा कि अगर हम कहें कि वो एक सेक्युलर रियासत का था। और अगर आप मुसलमानों की तारीख में चले जाएं तो कभी भी उलमा सियासत में नहीं थे। उलमा जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशरी के एक ख़ास कोने में थे। उस कोने में थे जहाँ पर जो इस्लामी कवानीन, जिनको शरिया कहा जाता है, यानी उनका ताल्लुक जो है अपना पर्सनल लॉज से है, फैमिली लॉज से है, इनहेरिटेंस से है, तलाक, निकाह और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड था। तो ये जो मजमून है इस दास्तान में, मैं ये बताता हूँ कि कैसे वो जुडिशरी के उलमा ओवर द सेंचुरीज वो उस छोटे से कोने से निकल के पहले पूरी जुडिशरी पे हावी हो गए, और जब तक औरंगजेब आते हैं तो वो पूरी रियासत पे हावी हो गए। क्योंकि बादशाह जो था वो औरंगजेब आलमगीर था, लेकिन उसके जो फतावा आलमगीरी है, जो बहुत बड़ी तवील जो है वो एक तरह का वॉल्यूम है, मल्टी वॉल्यूम वर्क है शरिया के ऊपर,
वो जो है वो शुरुआत है बर्रे सगीर में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वो शुरुआत है कि जो उलमा, जो जिनको हम आज मुल्ला कहते हैं, मौलाना कहते हैं, मौलवी कहते हैं, वो फिर सियासत में उनका अमल दखल हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि और मैं अपने मजमून में ये बात खुल के शायद मैंने जिक्र नहीं किया खुल के, लेकिन मैं आपके शो पे करूंगा कि औरंगजेब जो है और का जो बिहेवियर है उसमें, और जनरल ज़ियाउल हक जो कि पाकिस्तान के साबिक डिक्टेटर हैं, जिन्होंने जो है वो इस्लामिज़म को वेपनाइज किया अपनी हुकूमत बनाने के लिए और फिर फॉरेन पॉलिसी पर्पसेस के लिए, तो उनसे बहुत मुमासलत है। अगर आप उनका देखें जो काम औरंगजेब ने किए और जिस तरीके से उन्होंने अपनी लिजिटिमेसी हासिल करने के लिए इस्लाम का सहारा लिया, उलमा को बीच में लेके आए, अपने भाई को हेरेसी के तौर पे जो है एग्जीक्यूट कर दिया, दारा शिको को, और उसके बाद जो है वो किस तरीके से वो हावी हुए। और उसमें भी नजर आता है कि वो क्लियरली नजर आता है कि गो के उलमा छा तो गए थे रियासत के ऊपर, लेकिन वो हुकूमत फिर भी औरंगजेब जो है चला रहा था, और औरंगजेब बेसिकली उनको अपने मातहत रखा हुआ था। और ज़ियाउल हक का भी यही था कि वो पूरी तरीके से रियासत उस तरह की नहीं थी जैसे कि जो जिन मुल्ला लोगों की सपोर्ट थी, वो इससे ज्यादा इस्लामाइज्ड या इस्लामिस्ट रियासत चाहते थे। ज़ियाउल हक की रियासत जो है वो ना इधर थी ना उधर थी, वो एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था लिजिटिमेसी के लिए। तो खैर वहां से शुरुआत होती है, और फिर जब औरंगजेब का जब दौर खत्म होता है तो वो बेसिकली आखिरी मुगल बादशाह है जो कि एक इफेक्टिव रूलर था। उसके बाद बहुत कमज़ोर लोग आए, ब्रिटिश हावी हो गए, और फिर 1857 की जंग जब ख़त्म होती है तो जो वो एक उस औरंगजेब के ज़माने से लेकर 1857 तक, मैंने ये 1607 से लेके 1857 के दरमियान का जो अरसा है, तवील अरसा है, उसके दौरान एक ख़ानदान से और उनका ताल्लुक, ये शाह अब्दुल रहीम नाम के एक स्कॉलर होते थे जो कि आलमगीर की रियासत में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जिन्होंने फतावा आलमगीरी जो है, जो औरंगजेब का कानून था, उसको तश्कील भी दिया। उन्होंने एक मदरसा कायम किया, मदरसा रहमिया, और वो मदरसा जो है वो फिर मल्टी जनरेशनल, उनकी आलो औलाद आगे लेके चली। उसमें शाह वलीउल्लाह देलवी भी आते हैं, बहुत सारे और लोग, उनकी जो है ना आने वाली जो नस्लें थी वो उनमें से लोग आए, और जो है ना बड़े नाम थे, नोटवर्दी किस्म के उलमा थे। उन्होंने इस तहरीक को आगे लेके शुरू किया कि कैसे उलमा की रियासत दोबारा कायम हो, क्योंकि जैसे मैंने फरमाया औरंगजेब ने तो बना दी, लेकिन जब वो उनके वफात पे फिर जो है मुगल एम्पायर वीक हो गया, ब्रिटिश आ गए, तो वो एक तरह से वो बीज था जो फिर, और तारीख हमें ये बताती है कि जो देवबंद के बानी हैं, ये उसी जो एक मल्टी जनरेशनल जो तहरीक है, जो शुरू होती है शाह अब्दुल रहीम, फिर शाह वलीउल्लाह देलवी, आगे चलते हुए वो वहां वो पहुंचती है अपना अहमद रशीद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोटवी साहब, जो दो बानी हैं देवबंद के मदरसे के, जिन्होंने 1866 में शुरू किया। तो आप देखते हैं कि एक ऑर्गेनिक लिंक है कि भाई वो उलमा को सियासत में कैसे आना चाहिए। फिर जो है मैं वो आपके सुनने और देखने वालों के लिए मैं वो अपना मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता, तो मैं सारी दास्तान तो नहीं सुनाऊंगा, तो चाहूंगा कि लोग जाके पढ़ें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये पूरी की पूरी जो देवबंदीज़म है, बाद फिर हम मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं अगर आप चाहें कि फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी अंग्रेज़ों के दौर में क्या हुआ, फिर आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ, देवबंद का बंटवारा हो गया, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान की सेंटर बन गया देवबंद का, फिर कैसे जो है देवबंद का सेंटर अफगानिस्तान बन गया, और आज हम वहाँ खड़े हुए हैं कि एक देवबंदी मूवमेंट जो है वो अपनी इस्लामिक एमिरेट। तो मेरे मजमून में भी इसका जिक्र है कि भाई जो मतलब देवबंदी तहरीक जिस बुनियाद पे रखी गई थी, तो वो जो गोल था वो एक तरह से तालिबान ने हासिल कर लिया है कि एक पूरी रियासत ऐसी है कि जिसके अंदर मौलवियों की रियासत है। तो ये है खुलासा। आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि असल में ये जो इस्लामाइजेशन का अमल है,
हम कुछ सदियों से देख रहे हैं कि मौलवी हजरात या उलमा हजरात इक़्तिदार पे काबिज़ होना चाहते हैं। शुरू में जो इस्लाम का दौर है उसमें उलमा और मौलाना हजरात का जो किरदार रहा वो जुडिशरी की हद तक, काजी बनने की हद तक होता था। लेकिन मुझे अब मामला कामरान बुखारी साहब एक कदम आगे नज़र आ रहा है। अब मुझे यूं लगता है कि जैसे आज के जो सियासतदान हैं वो उलमा का रूप धारना चाह रहे हैं, जैसे इमरान खान इसकी एक मिसाल है इस वक्त, और जो उलमा हैं वो सदियों से ये कोशिश कर रहे हैं कि इक़्तिदार उनके काबू में हो। आपने औरंगज़ेब का जिक्र किया, औरंगज़ेब ने भी वही काम किया जो ज़िया-उल हक ने किया था, यानी हुक्मरान होके उन्होंने आलम दीन का या इस्लाम का इस्तेमाल किया और ये रूप धारा आलम दीन का। तो इस वक्त की जो पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, मैं इसको टच करना चाहता हूँ क्योंकि ये जुड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ भी। इस वक्त जो पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उधर तालिबान अफगानिस्तान में है, और इमरान खान साहब ने एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन बना दी। अभी उन्होंने इंटरव्यू भी दिया शेख हमजा यूसुफ को। तो ये जो आपस में गडमट होने वाली सूरत हाल है, आप इसको कैसे देखते हैं अपनी एक्सपर्ट्स नजरों से? जी, ये भी मैंने इसका थोड़ा सा जो है मतलब वो इस पे रोशनी डाली है। जो मैंने भुट्टो साहब के दौर का मैं जिक्र करता हूँ मजमून के अंदर कि 1974 में ये, और ये मेरे से पहले बहुत सारे लोग इस पे तफसील से लिख चुके हैं, मैंने तो सिर्फ जिक्र किया था उसको देवबंदीज़म की कॉन्टेक्स्ट में। तो 1974 में भुट्टो साहब की हुकूमत थी, आइन बन चुका था और दूसरी तरमीम हुई थी जिसमें जो अहमदी कम्युनिटी है उनको जो है गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, कि जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ एक शेमफुल जो है वो एक्ट था और वो काबिल मज़म्मत है, और मैं समझता हूँ भुट्टो साहब की बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने ये काम किया। लेकिन वो सियासत में जो है वो आप बहुत कुछ कर जाते हैं सियासी मफादात के लिए। और कहने का मकसद ये है कि इवन जो 73 का आइन है, चूंकि भुट्टो साहब का इंपेरेटिव था कि भाई सिविलियन सुप्रेमेसी ओवर द मिलिट्री हो, क्योंकि उन्होंने एक मिलिट्री रूल का दौर देखा था, उसका हिस्सा भी रहे थे। फिर जो है सकूते जो है ना ढाका भी उन्होंने देखा 71 की वॉर के बाद, और फिर फौज ने के अंदर से लोगों ने उनको बरसरे इक़्तिदार लाए, याहिया खान को हटा दिया उन्होंने। तो भुट्टो साहब का जो हदफ था वो ये था कि एक निज़ाम पायदार सिविलियन रन जो है, जो सिविलियन सुप्रेमेसी ओवर द मिलिट्री है, वो आइन के थ्रू आएगा। अब आइन को हासिल करने के लिए चूंकि आवाम जो है के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें हैं, जिसमें सेक्युलर भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, लिबरल भी हैं, और बहुत सारी इस्लामिस्ट भी थी। इनफैक्ट जो है उनके सबसे बड़े मुखालफिन जो थे वो आपस में उनका इल्हाक था। आपको वो दौर याद होगा, नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर जो है आला थे सूबा सरहद के, और उनका इल्हाक हुकूमत थी उनकी कोalition नेशनल अवामी पार्टी की, और इसी तरीके से उनकी बलूचिस्तान में भी थी। तो ये वो दौर था कि जहां भुट्टो साहब को ज़रूरत थी कि भाई लेफ्ट को भी लें, मतलब वो खुद भी लेफ्ट का हिस्सा थे, लेकिन उनको समझे माइल्ड लेफ्ट कह सकते हैं हम, लेकिन ये कि जो मज़ीद फार लेफ्ट थे उनको भी लें, जो एथनिक ग्रुप्स थे उनको भी लें, और मुल्ला लोगों को भी लें। तो 73 का आइन उनके लिए एक कंसेंसस आइन कायम करना बड़ा अहम था। इस वजह से उन्होंने वो गिव एंड टेक दिया। तो हम देखते हैं कि 73 के आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाई गई जिनमें इस्लाम को इंसर्ट किया गया, क्योंकि कंसेशंस देने पड़े। अगर आपको इस्लामिस्ट ग्रुप्स की सपोर्ट की ज़रूरत है तो जाहिर है फिर उनकी जो डिमांड है कुछ माननी पड़ेंगी आपको। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं था, ये 56 का जो आइन बना था उसमें भी जो है 56 का, उसमें भी ऐसे ही सिचुएशन थी। लेकिन भुट्टो साहब ने पहली दफ़ा अमली जामा पहनाया उसको, और फिर उसके बाद भुट्टो साहब की अपनी पार्टी ने, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लाम को अपने रेटरिक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी उस टर्फ पे खेलना शुरू कर दिया जो उनकी नहीं थी। उनकी जब वो हुकूमत में आए उस जमाने में, आप जो है आपको पढ़ा होगा जरूर और कुछ याद भी होगा, तो वो जमाना था कि जिस वक्त
पाकिस्तान के अंदर मजहब की जो सियासत थी वो इतनी नहीं थी। सियासत थी ब्रेड एंड बटर इश्यूज के ऊपर, कि भाई जो है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के बदहाली जो है, जो मुआशी और मुआशरती जो बदहाली है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो उस दौर में फिर वो जब वो आइन बना तो फिर से इस्लाम दोबारा आ गया पब्लिक डिस्कोर्स में, नेशनल डिस्कोर्स में। और भुट्टो साहब ने यह समझा कि बेहतर यह है कि मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस डिस्कोर्स को अप्रोप्रिएट कर लें, क्योंकि उनके नजदीक ये था कि ये कम से कम जो मोनोपोली है मौलवियों की वो नहीं रहेगी इस डिस्कोर्स के ऊपर। खैर वो जो है मतलब उसमें कामयाब नहीं हुए, वो बैकफायर हो गया। उसने जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक को जो है ना जन्म दिया, और बाद में फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। उनको बड़े वो शर्मनाक तरीके से उनका जो है वो कू हुआ, और जिस तरीके से उनका जुडिशल कत्ल हुआ वो सबको याद है। तो वो तो खैर वो बाब ही खत्म हो गया। फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए और उन्होंने पूरे का पूरा देवबंदी बिजनेस मॉडल वो अप्रोप्रिएट कर दिया। तो ये तो काम उस वक्त से शुरू हुआ है। अब आते हैं मौजूदा हालात में और उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर के बाद भी इस्लाम को जो है वो अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की गई है, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर के अंदर। और उससे पहले भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिफरेंस दी जा रही थी कि भाई ये अगर हमने सियासी तौर पे जो है वो बरसर इक़्तिदार रहना है तो इस डिस्कोर्स को हमें अप्रोप्रिएट करना होगा, हमें अपने उस एजेंडे में लाना होगा। तो अब आप वो फास्ट, फिर मुशर्रफ दौर आया। मुशर्रफ दौर के अंदर कुछ पुश बैक करने की कोशिश की गई। वो इनका एक इनलाइटेंड मॉडरेशन का फिलॉसफी थी, वो कहीं ना इधर रही ना उधर रही, वो कहीं नहीं जा सकी। लेकिन वो एक एक्सेप्शन टू द रूल आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से जो है जोर पकड़ती गई। ये बाय दैट टाइम आई थिंक कि वो कहते हैं ना खिचड़ी पक चुकी थी। तो अब जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं कि अब उनके इर्द गिर्द एक तरफ टीटीपी है जो कि पाकिस्तानी वर्जन ऑफ अफगान तालिबान है, और फिर दूसरी तरफ टीएलपी है जो कि बरेलवी तहरीक है और जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है, लेकिन वो सोशली एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है और वो मैस मोबिलाइजेशन को वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि वो बहुत सारे लोगों को जमा कर सकते हैं और वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। तो आई थिंक इमरान खान साहब अब क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो इस्लाम, अगर पीटीआई इस्लाम को, यानी वही चीज़ जो भुट्टो साहब ने करने की कोशिश की, और ये एक ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत वीक हो चुकी है और बहुत सारे जो मुबसरीन है उनका कहना है कि ही इज ऑन हिज वे आउट। तो जो हो सकता है कि जो है लग तो यही रहा है, लेकिन ये कि नेवर से नेवर, मेरा तो वही असूल है। लेकिन वो ये इसमें कोई शक नहीं कि वो वीक हो चुके हैं। तो एक तरफ अपनी वीकनेस है, दूसरी तरफ वो ये देख रहे हैं कि जो है मतलब इन फोर्सेस को कैसे बैलेंस किया जाए। इस वजह से जो है वो ये रियासत मदीना, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी और इस तरह के दीगर जितने वो शोशे छोड़े जा रहे हैं सियासी, वो ये है कि किसी तरीके से वो कम अज कम जो रिलीजियस राइट के अंदर मोनोपोली है उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो कामयाब होंगे, बल्कि माजी की तरह वो इसमें फेल होंगे। इसमें जो है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बानी, और उस पर हम मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं कि कायद आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी JUI बेसिकली जो है वो बनी ही इस वजह से थी क्योंकि जमीयत उलमा हिंद को तोड़ा गया था। और जमीयत उलमा इस्लाम जब बनी थी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब के जो है अपना सदारत में, वो जिन्ना साहब के सपोर्ट कर रहे थे। अब जिन्ना साहब तो चले गए, पीछे जो है शब्बीर अहमद उस्मानी और जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ है। वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर 1956 के जो कानून साज जो आइन साज असेंबली है, जो आइन बनाया गया उसके अंदर उनका बड़ा इनपुट है। वो कैसे हुआ? क्योंकि इनको लाया गया था। आई थिंक कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, वो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाली बात हो जाएगी। देखिए, आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि इमरान खान उस पिच पे शायद खेल रहे हैं जो उनकी पिच है ही नहीं इनफैक्ट। लेकिन मुझे कामरान बुखारी साहब, आपकी चूँकि बहुत अहम नज़र है इस पर, मिडल ईस्टर्न इस्लामिक क़ुव्वतों पर भी, और आप एक किताब के ऑथर भी हैं,
और वहाँ पे जो आइसिस का सारा मामला हुआ उस पर भी आपकी गहरी नज़र है, और जो इस्लामिक मूवमेंट्स आज के 21वीं सदी में आती हैं वो कैसे जुड़ती हैं इस तरह के मामलात के साथ, इस पे भी थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं देवबंदिज़म जो कि आपका बुनियादी आर्टिकल जिस पे आप आज हम बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक अहम नुक्ता ये है कि ये भारत में इदारा है जो 1866 में बुनियादी तौर पर मार्ज़ वजूद में आया। मगर आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये वो जो मदरसा रहमिया के जो रेमनेंट्स हैं उनके साथ ये जुड़ा हुआ है मामला। अच्छा, भारत में जो देवबंद मदरसा है वो मुझे इस तरह का नहीं नज़र आता जिस तरह के तालिबान हैं, लेकिन लेगेसी वही है। इसकी क्या वजह है? जी, उसमें ये भी एक जिसे कहिए कि जो देवबंद के बानी थे और फिर उनके बाद मैंने उनका जिक्र किया रशीद अहमद गंगोही साहब और बिलखसूस जो है अपना नौटवी साहब, उनका जो मकतबा फ़िक्र था वो ये था कि वो बैक वक्त मुसलमानों के अंदर रिलीजियस रिवाइवल भी चाहते थे, लेकिन वो ब्रिटिश को से आज़ादी भी चाहते थे। तो बैक वक्त वो दीनी मदरसे के थ्रू मुसलमानों के अंदर दीन का फैलाव कर रहे थे, और वो एक प्यूरिटैनिकल व्यू जो कि बहुत इन्फ्लुएंस था वहाबीज़म से, तो वो उसको भी फैला रहे थे। लेकिन बैक वक्त जो है वो सेक्युलर नेशनलिस्ट जो सियासत थी उसमें पेश पेश थे। अब वो दोनों जो बानी हैं वो तो वफात पा गए, तो उनके बाद जो उनके सक्सेसर थे महमूद हसन साहब, वो जो हैं उनके दौर में ये चीज़ बहुत नुमाया हुई। उस दौर के अंदर जो है मतलब जमीयत उलमा हिंद बनी, जो कि पॉलिटिकल विंग थी देवबंद का जो मूवमेंट था, क्योंकि देवबंद तो एक दारुल उलूम था, और उसके बाद जो है करते कराते जो है एक वक्त में अर्ली 20th सेंचुरी तक, यानी मतलब यूँ समझिए कि पहली जंग अजीम के दौर से पहले ही जो आज का मतलब बांग्लादेश है और आज का जो अफगानिस्तान है, इस जो है ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है देवबंद के सैटेलाइट कैंपसेस बन गए थे, यानी खुद मुख्तार किस्म के दारुल उलूम। तो वो सोशली तो फैल गया, लेकिन सियासी तौर पे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उनका इल्हाक था। और जब महमूद हसन साहब एक ज़माने में जो है वो, अच्छा ये भी एक बड़ी मज़े की बात है जो मैं जो है सुनाता चलूँ किस्सा, कि एक तरफ वो इंडियन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में थे, ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे, एक अपना यूनाइटेड इंडिया जहाँ और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। तो ये भी एक दिलचस्प जो है वो है पैराडॉक्स है देवबंद का, कि एक तरफ वो मुसलमानों के अंदर जो कहते थे कि जी जो सिंक्रेटिक आइडियाज आ गए हैं यानी हिंदुइज्म से, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैक वक्त सियासी तौर पे कहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो यूनिफाइड रहें, ये सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। और वो ऐसा था कि वो एक जैसे एक दो लेवल पे काम कर रहे थे। और और एक वक्त में उन्होंने एक ट्रांसनेशनल जिहाद करने की भी कोशिश की, और ये बात है तकरीबन 1914-15 की बात होगी, कि जब वो पहली जो जंग अजीम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने रशिया, जर्मनी, ऑटोमन टर्की, अफगानिस्तान के साथ मिलकर, और इसमें जो है वो जो एविडेंस है वो ये भी कहता है कि उन्होंने जो फ्रंटियर गांधी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उस वक़्त उनकी एक तहरीक का नाम था खुदाई खिदमतगार, जो पश्तून इलाके थे, उनमें जो है वहाँ से ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू करने की कोशिश की कि ब्रिटिश को एक्सपेल किया जाए। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि एक तरफ बरतानिया जो है वो यूरोपियन जो बैटल फील्ड है उसमें फंसा हुआ है, तो उसके पास कम गुंजाइश होगी कि वो एक जो भारत के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक जो अगर उभरती है उसको दबाने की सलाहियत नहीं होगी। और उसमें उन्होंने ऑटोमन एम्पायर का जो है वो सहारा भी लिया, यहाँ तक कि महमूद हसन साहब जो देवबंद के सरबराह थे वो मक्का भी गए और वहाँ वो अरेस्ट हो जाते हैं।
वो जब अरेस्ट करने वाले में वो लोग हैं कि जो अपना उस वक्त अरब बगावत कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, शरीफ हुसैन और उनके जो जानशीन थे, उनके जो बेटे थे, वो उन्होंने एक अरब रिवॉल्ट शुरू की हुई थी। तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ शुरू की थी। तो ऑटोमन एम्पायर ने देवबंद के जरिए बरतानिया के खिलाफ एक बगावत, एक यूं समझिए कि एक काउंटर मूव करने की कोशिश की। खैर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, वो कोई 4-5 साल जेल में रहते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त तक जमीयत उलमा हिंद भी बन चुकी होती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी तैयारियां हो रही हैं, महात्मा गांधी की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो जब वो बहरी जहाज के जरिए, उस जमाने में बॉम्बे कहते थे उसको, आजकल मुंबई कहते हैं, जब वो वहां पहुंचे तो उनका इस्तकबाल महात्मा गांधी ने किया। ये देवबंद के सरबराह हैं महमूद हसन साहब। और उसके बाद उन्होंने फतवा दिया कि महात्मा गांधी के हक में, और उन्होंने जो है महात्मा गांधी की प्रेसिडेंसी को भी पूरी तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त तक वो प्रेसिडेंट नहीं थे। 1926 में शायद बने प्रेसिडेंट, या लगभग उसे दौर में, तारीख मुझे इस वक्त एस्केप कर रही है वो डेट्स। तो ये एक दिलचस्प कहानी है कि उस जमाने में वो जो है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भी हैं, ऑटोमन टर्की के साथ भी हैं, वहाँ कैलिफेट खिलाफत मूवमेंट को भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और जो है एक ट्रांसनेशनल जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको वो सिल्क लेटर्स कंस्पिरेसी, ब्रिटिश उसको उस नाम को देते हैं। हमारी उर्दू की हिंदुस्तानी इस्तिलाह में उसको कहते थे रेशमी रुमाल तहरीक। ये देवबंद ने शुरू की थी, और उसमें उबैदुल्ला सिंधी साहब थे जो बेसिकली एलची थे महमूद हसन साहब के। और वो जंग सिर्फ इस वजह से, वो बगावत इस वजह से कामयाब नहीं हुई कि उस जमाने के अफगानिस्तान के जो बादशाह थे, वो उस वक्त वो उनको अमीर कहते थे, अभी किंग का टाइटल नहीं आया था, तो उनका नाम था अमीर हबीबुल्ला खान। उन्होंने जो है वो माजरत कर ली कि भाई मैं अपने इलाके से बरतानिया के खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक तो बरतानिया जो है वो काबज है हिंदुस्तान पे, तो अगर मैं साथ दूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरे इलाके पे भी कब्जा हो जाए, हम भी जो है वो बरतानवी साम्राज्य का के अंडर आ जाए। तो वो उस वजह से नहीं हुई, वरना तैयारी पूरी थी, बहुत बड़ी उनकी जो है प्लानिंग थी। मक्का, तेहरान, इस्तांबुल में जो है ना बेसिस थे, और वो बहुत बड़ी एक जो है वो एक तरह से एक इंसरेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर जो है वो तैयारी में थे। लेकिन ये है कि वो जाहिर है वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस बहुत तेज थी, और उनको जो अरब फोर्सेस थी वो सपोर्ट कर रही थी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है देवबंद की। तो उस वजह से मैं समझता हूं कि, और उसके बाद फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर उनके जो जानशीन हैं हुसैन अहमद मदनी साहब, वो और भी फिर उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, मजीद हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर उन्होंने काम किया। उनका एक मजमून है बड़ा तारीखी, कंपोजिट नेशनलिज्म के नाम से। और मैं समझता हूं कि वो बुनियाद है जिस वजह से जो देवबंद की मदरशिप है, जो भारत में है, जो दिल्ली से के शुमाल में जो है देवबंद के शहर में बेस्ड है, और फिर देवबंदी मदारस पूरे भारत में फैले हुए, जमीयत उलमा हिंद भी एग्जिस्ट करती है। इसका नेचर जो पाकिस्तान में देवबंद है, जो अफगानिस्तान में जो देवबंद है, यहां तक कि जो देवबंद बांग्लादेश के अंदर है, उससे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह कि ये इनका जो वो स्कूल ऑफ थॉट है, वो जाके इस कंपोजिट नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी से मिलता है। ये तो 1945 तक जमीयत उलमा हिंद और देवबंद जो है वो मतलब एक मुतहद तहरीक थी। वो तो 1945 में जब वो हवा का रुख बदल गया, मुस्लिम सेपरेटिज्म की तहरीक ने जोर पकड़ा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चला रही थी, और उस वक्त जो है, और बहुत सारे जो है वो तज्जिया निगार कहते हैं कि जिन्ना साहब का बहुत बड़ा हाथ था। वो जो अपना डिवाइड हुआ था, वो बेसिकली बहुत सारे उलमा को उन्होंने, अशरफ अली थानवी, शब्बीर अहमद उस्मानी और इस तरह के जितने उलमा थे उनको तोड़कर तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम 1945 में बनी। और फिर जब पाकिस्तान बना 2 साल के बाद, तो वो वहाँ मुंतकिल हो गई। लेकिन जमीयत उलमा हिंद तो एग्जिस्ट करती रही। उनका वही था कि हाँ भाई जो है एक ही मुल्क रहेगा, और जो है उसमें मुसलमानों को जो है जो उनके जो सोशल पर्सनल जो मामलात हैं उसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं होगा, और उनके कवानीन, उनका कल्चर जो है महफूज रहेगा। और फिर वो सेक्युलरिज्म का एक ज़माना था अपना बहुत ज़्यादा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेक्युलर व्यू पॉइंट था। अभी जो पोलराइजेशन भारत में हम देख रहे हैं तो नहीं है।
तो उस वजह से मैं समझता हूं कि जो देवबंद भारत के अंदर है, यानी जो मदरशिप है देवबंद की, वो उसकी शक्ल जो है वो बहुत डिफरेंट है बाकी जगह की जो देवबंद। क्योंकि आम तौर पे अगर आप 9/11 के बाद अगर आपने इन मसाइल के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, तो जब आपको जो है जब देवबंद सुनते हैं तो आपके जहन में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का जो है ना वो एक खाका आ जाता है। लेकिन असल में जो देवबंद जो ओरिजिनल मदरसा है वो आज भी कायम दायम है, और वो जो है वो उसकी वो शक्ल सूरत नहीं है। गो के अब मेरा अपना तज्जिया ये कहता है, अब चूंकि तालिबान बरसर इक़्तिदार आ गए हैं, तो कुछ रिस्क्स हैं कि भाई, और जो जो माहौल इंडिया में इस वक्त चल रहा है उसकी वजह से कुछ रिस्क्स हैं कि कुछ रेडिकलाइजेशन हो। लेकिन इतनी 70-75 साल की तारीख के अंदर तो हमने कोई रेडिकलाइजेशन नहीं देखी। आपने बहुत अहम बात की, आपने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की जो सूरत हाल है वो देवबंद की जो बाकी शाखें हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में हम तालिबान की सूरत में देखते हैं, हत्ता कि बांग्लादेश में भी उसके डिफरेंट शेड्स हैं, पाकिस्तान में तो आपने अपने आर्टिकल में बड़ा एक अहम इशारा दिया, आपने कहा कि अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि जो बरेलवी तहरीकें हैं पाकिस्तान की, जैसे तहरीक लब्बैक हैं, वो भी अब देवबंद एक्सट्रीमिज़म में आ गई। अगरचे वो भारत वाला जो मॉडल है वो नहीं है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब आप पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक या बरेलवी तंजीमों के हवाले से ये कहते हैं कि उनको भी अब देवबंदी पूरे का पूरा फ्लेवर मिल रहा है, तो इससे आपकी क्या ये मुराद है कि पाकिस्तान का जो देवबंद का मॉडल है वो एक्सट्रीमिज़म का है? जी देखिए, वो भी मिलिट्री जो देवबंद पाकिस्तान में था, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो उसका जवाब मैं यूं दूंगा कि ये सब ज़ियाउल हक के दौर की पैदावार है। जो अगर आप देखें तो जो जमीयत उलमा इस्लाम 45 में बनी शबीर अहमद उस्मानी की सदारत में, और जिन्होंने फिर जो है जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का साथ दिया, पाकिस्तान का क़याम मार्ज़ वजूद में आया, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे। ये इन्होंने शबीर अहमद उस्मानी साहब कंस्टिट्यूएंट असम्बली के जो है हेड अपना मेंबर थे, उसमें इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान की आइन साजी के अंदर शुरू के सालों में अपना इस्लाम को लाने का। अगर वो जो 53 के जो एंटी अहमदी राइट्स हैं वो उसमें हिस्सा ना लेते, तो मैं समझता हूं कि वो मजीद जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामाइज कर सकते थे। लेकिन उनको जो है वो उस चूंकि उन्होंने उस एंटी अहमदी तहरीक के अंदर हिस्सा लिया, गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, ये अयूब खान से पहले के ज़माने की बात है। तो उस सारे सिलसिले ने इनके लिए जो है मामला ज़रा खट्टा कर दिया, वरना ये बहुत हावी थे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में, यानी मिलिटेंट नहीं थे ये और इनके अंदर जो है रेडिकलिज्म ज़रूर था कि भाई एक जो है पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बनाया, तो इसको एक इस्लामिक स्टेट कैसे बनाया जाए। तो उसमें तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में, फिर हम देखते हैं कि सिकंदर मिर्जा साहब, गुलाम मोहम्मद और अयूब खान जो थे, ये जो तीन यके बाद दीगर पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट आए हैं। मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद जो है वो सिकंदर मिर्जा साहब जो कि मेजर जनरल भी थे, तो वो तो फिर 56 के आइन के तहत वो प्रेसिडेंट बन गए, फिर अयूब खान साहब आ गए। ये जो दौर था इसमें फिर पुश बैक हुई जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर, और देवबंदियों और इवन जमात इस्लामी और जो बरेलवी तहरीक थी जमीयत उलमा पाकिस्तान, जो आइन को इस्लामाइज करना चाह रहे थे, उनके लिए पुश बैक आया। फिर अयूब खान के दौर में तो बिल्कुल जो है वो एक क्या नाम है, उन्होंने ये समझिए कि ये वो दौर था कि जिसमें बहुत ही ये जमीयत उलमा इस्लाम वीक हो गई। लेकिन उसमें उस दौर में भी इन्होंने मिलिटेंट नहीं हुई, ना ही ये एक्सट्रीमिस्ट हुई, बल्कि उल्टा हुआ। और वो मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं, लेकिन उनका प्रोफेसर सैयद अब्दुस समद पीरज़ादा हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान 1971 to 77। बेसिकली मुफ्ती महमूद का जो दौर है उसके ऊपर उनकी वो PhD डिसर्टेशन है। तो वो अगर आप उसको पढ़ें, और जो है और लोगों ने भी इसके ऊपर लिखा है, तो आपको लगेगा कि मुफ्ती महमूद जो हैं, जो आजकल के जो जमीयत उलमा इस्लाम के फजल रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, मौलाना फजल रहमान के वालिद हैं,
वो वो उन्होंने देवबंदी जो जमीयत उलमा इस्लाम थी उस जमाने तक, यानी 1962 तक, वो एक मजहबी तहरीक थी जो सियासत को इन्फ्लुएंस करना चाह रही थी आइन के थ्रू, आइन को इस्लामिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी पॉलिटिकल तरीके से, यानी कानून साजी में वो मुलव्वस होना चाह रहे थे, एक यूं समझिए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन 1962 में उनको बाकायदा तौर पे पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले मुफ्ती महमूद थे। और फिर अगर आप देखें कि मुफ्ती महमूद के दौर में उनका इल्हाक जो है वो लेफ्टिस्ट ग्रुप के साथ होता है, नेशनल अवामी पार्टी के साथ। तो उस जमाने के देवबंद मुख्तलिफ था, वो मेन स्ट्रीम में आ रहा था। फिर अगर आप देखें तो जो भुट्टो साहब के दौर में जो इलेक्शन की गड़बड़ हुई 1977 में, और उसमें जो इरेगुलरिटीज हुई और फिर जो धांधली हुई, उसके बाद जो तहरीक चली, और 3 महीने तहरीक चलने के बाद मुफ्ती महमूद साहब और जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस था, जो भुट्टो साहब के मुखालिफ थे, वो आपस में मिल के तो नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर आप उस जमाने की फुटेज देखें, उस जमाने के जो है वो आप वो देखें कि उनकी गुफ्तगू क्या हो रही थी। उसके ऊपर डॉन अखबार में बहुत ही तफसील के ऊपर कुछ साल पहले जो है एक सीरीज के तहत जो है वो लिखा गया कि क्या बात हो रही थी, क्या गिव एंड टेक हो रही थी। आपको लगेगा कि एक तरह से ये ग्रुप जो था, देवबंद ग्रुप, पाकिस्तान के अंदर भी मेन स्ट्रीम में आ चुका था। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, आईनी तौर पे बात हो रही थी, सियासी तौर पे बात हो रही थी, इलेक्शन के थ्रू आने की कोशिश की जा रही थी, एक कंपटीशन था। लेकिन जब ज़ियाउल हक साहब आए और उन्होंने फिर जमीयत उलमा इस्लाम को तोड़ा, तो एक फजल रहमान ग्रुप बन गया जो कि एंटी ज़िया था, और फिर जो समीउल हक ग्रुप था वो प्रो ज़िया था। और फिर वैसे मैंने अर्ज किया, पूरे का पूरा देवबंदी बिजनेस मॉडल हाईजैक कर लिया ज़ियाउल हक साहब ने अपने पर्पसेस के लिए। और उसके बाद फिर अफगान जो वॉर होती है और वो जो मोबिलाइजेशन है, उसमें देवबंदी ग्रुप्स भी थे अफगानिस्तान के, वो भी शामिल हो गए। पाकिस्तान से इन ग्रुपों से जो है वॉलंटियर जाया करते थे। तो एक 10 साल का तवील अरसे में जो है वो मिलिटेंसी का एक, जिसे कहते हैं ना कि वो टेस्ट आ गया था देवबंदीज़म के अंदर। और ये है बुनियाद जहां पे वो एक्सट्रीमिज्म और मिलिटराइजेशन का। फिर ये है कि हम देखते हैं कि 90 की दिहाई में फिर तालिबान उभर के सामने आते हैं अफगानिस्तान में। इस दौर में जो है जो इंडियन कश्मीर है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जो है ना इनकलाबे, इस तरह के मुख्तलिफ फैक्शंस, ये सब देवबंदी हैं। फिर ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो एंटी शिया वेव आती है देवबंदी ग्रुप्स में, सिपाही सहाबा और जो है लश्कर जंगवी और इस तरह के जो दीगर ग्रुप्स हैं, ये वो 80 की दिहाई में और 90 की दिहाई में देवबंद पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी की तरफ जाता है। और फिर इनके ताने बाने अलकायदा से मिलते हैं। और उसके बाद तो वो सारी तारीख जो है लोगों को पता है कि 9/11 के बाद फिर क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इवन पाकिस्तान बनने के पहले 30 सालों तक, यानी 47 से 77 तक, यहाँ 80 तक भी कर लीजिए, क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब 80 में उनका जो है ना रहलत हुई है, और वो मरते दम तक ज़ियाउल हक के खिलाफ थे, और वो उन्होंने यही डिमांड कर रहे थे कि फौरन से पेशतर इलेक्शन कराए जाए। तो हम उस दौर तक हम किसी किस्म, और उसके बाद फजल रहमान साहब जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ मिलकर MRD की तहरीक चलाई उन्होंने ज़ियाउल हक के खिलाफ। तो हम देखते हैं कि इवन ज़ियाउल हक के शुरू के सालों में ये नई चीज थी। ये तो मतलब जो है यूं समझिए मिड 80s से शुरू हुआ है, और ये जो तूफान बदतमीजी है ये बाय 9/11 तो ये पूरे का पूरा जो है वो मैच्योर हो चुका था। आपने कहा कि देवबंदिज़म की जो एक्सट्रीमिज़म हमें देखने को मिलती है वो अफ़गान वॉर और रूस के ख़िलाफ़ जो जहाद था उसके कॉन्टेक्स्ट में दे मिलती है। और फिर इसके बाद हमने तालिबान 1 की जो सरकार देखी और फिर 9/11 का वाक़या, तो हमें यूँ नज़र आया कि जैसे तालिबान, अल-कायदा और हत्ता के आईसिस हैंड इन हैंड हैं। लेकिन हमने फिर गुज़िश्ता 10 साल में देखा कि आईसिस की काफ़ी डिफीट हुई, वो पीछे हटे, मगर वो आइडियोलॉजी वहीं की वही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर आईसिस खुरासान के नाम से इस वक्त एक ऐसा हवा है जो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है, अफ़गानिस्तान के लिए भी, तालिबान के लिए भी, उस रीजन के लिए भी। मगर वो भी
आपको लगता है कि आईसिस जो है वो भी देवबंदी नज़रियात से जुड़ी हुई है, जो या फिर हमने इस्तिलाह नहीं सुनी कि जी ये सेल्फी हैं, हत्ता कि जहादियों की इस्तिलाह एक फ़िरके के तौर पर सामने आती है। तो ये सब बुनियादी तौर पर क्या देवबंदी नज़रियात से मुतासर है, या इन्होंने फिर अपने ही नज़रियात तराश के अपने ही रास्ते निकाल लिए? ताहिर साहब, आपके सारे सवाल मेरे पूरे पेपर की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं वो एक पेपर के एक दूसरे हिस्से की तरफ जाता हूं। मैं चाह रहा था कि लोग पढ़ें, होपफुली पढ़ेंगे भी, लेकिन ये कि आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और अहम है। देखें, देवबंदी इज़म जो है और सलफ़ी इज़म पैरेलल तहरीकें हैं। सलफ़ी इज़म जो है वो अरब दुनिया का जो है मूवमेंट है और उसकी एक ट्रजेक्टरी है, और देवबंदी इज़म जो है उस सिमिलर मूवमेंट है, और उनके ताने बाने भी मिलते हैं। आप, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है, लेकिन वो साउथ एशिया के अंदर जो है वो सेम आइडियोलॉजी है जो उभरी है लगभग, और एक दिन में नहीं बनी। जैसे मैंने पूरी तारीख रकम की है इस जो है मजमून के अंदर, और अभी हमने डिस्कस भी किया आपके शो के ऊपर, तो वो ये चीज़ एक दिन में तो नहीं बनी, लेकिन ये कि बुनियादी जो अकायद हैं, जो बुनियादी आइडियाज़ हैं, जो इवॉल्व हुए हैं विद टाइम, वो एक ही हैं। और उनके ताने बाने ऐसे हैं कि शाह अब्दुल रहीम के साहबजादे थे शाह वलीउल्लाह देहलवी। शाह वलीउल्लाह देहलवी एक इंडियन स्कॉलर थे, और वो जो है मक्का पढ़ने के लिए गए और मदीना, और वहाँ जो है वो कंटेम्प्रेरी हैं सलफ़ीज़म यानी वहाबीज़म के जो बानी हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के। ये दोनों अशखास एक ही साल में पैदा हुए हैं, 1703 में। इन्होंने बैक वक्त तालीम भी बैक वक्त हासिल की है। अब हमें तारीखी तौर पे तो वो एविडेंस नहीं है कि इनका आपस में रब्त हुआ या नहीं हुआ, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मिले थे या नहीं मिले थे या क्या था, लेकिन इतना ज़रूर हमें यानी यकीन से कह सकते हैं कि इनके टीचर एक ही थे। इनके एक टीचर थे जो भी वो इंडियन मुस्लिम थे, उनका नाम था मोहम्मद हयात अल सिंधी। तो वो वहाँ पढ़ाते थे, और वो इब्ने तैमिया जो 13th 14th सेंचुरी के जो बड़ी वो यूं समझिए कि आइकॉनोक्लास्टिक जो है एक स्कॉलर थे, और उनके पैरोकार थे। और जो एविडेंस हमें मिलता है वो ये है कि देहलवी साहब और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब, वो दोनों को रूशनास कराया इब्ने तैमिया के जो है अफकार से इन सिंधी साहब ने। और ये देहलवी साहब वापस आ जाते हैं हिंदुस्तान, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद में चले जाते हैं, यानी अपने जो उनका इलाका है सेंट्रल अरेबिया के अंदर, और वो अपनी अपनी तहरीकें इस्तवार करते हैं। देहलवी साहब की उम्र ज़्यादा लंबी थी और वो बाद में फौत हुए, ज़्यादा लंबी उम्र थी, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो है वो कोई तकरीबन 65-66 साल की उम्र में उनकी जो है ना इंतकाल हो जाता है। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी तहरीकों की बुनियाद रखी। एक तहरीक, उसको वहाबीज़म भी कहते हैं, सलफ़ीज़म भी कहते हैं, और देहलवी साहब की जो तहरीक थी उसने पक्की शक्ल जो है तब तक इख्तियार नहीं की जब तक कि 1857 की वॉर नहीं ख़त्म हो गई, और जैसे जिक्र किया देवबंद की सूरत में वो आए। उससे पहले वो जो तहरीक थी जिसमें बड़े नाम आते हैं, सैयद अहमद बरेलवी जो कि एक जो है अपना उन्होंने एक रिलीजियस इंसरेक्शन शुरू की थी ब्रिटिश के खिलाफ, और फिर शाह अब्दुल अजीज़ उनके साथी थे जो शाह वलीउल्लाह देहलवी के जो है बेटे थे, और शाह इस्माइल सॉरी जिन्होंने उनके साथ जंग में हिस्सा लिया, बालाकोट की जंग। सुनने और देखने वाले जो है वो आजकल गूगल है तो वो लुकअप करें इसको, उनकी तारीख उनको सामने आ जाएगी। तो ये तहरीक को पकने में ज़्यादा टाइम लगा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का ये था कि उनके पास आले सऊद के साथ था, तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो ज़्यादा जल्दी फैल गई क्योंकि उन्होंने एक रियासत की सूरत में इख्तियार कर दी। पहला सऊदी स्टेट जो है वो 1745 में मार्ज़ वजूद में आया था। तो उस वक़्त तो जो है अभी मुग़ल दौर था इंडिया के अंदर, वो कि बहुत वीक हो चुके थे, अंग्रेज़ फैल रहे थे उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनिकली
एक ही फाउंटेन से उभरे हैं आइडियाज से। इनकी चूंकि जियोपॉलिटिक्स डिफरेंट है, इनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, तो उस वजह से इन्होंने शक्ल सूरत जरा मुख्तलिफ है, लेकिन बेसिक आइडियाज एक है। इसी वजह से जो अलकायदा और तालिबान का जो इल्हाक हुआ, और फिर जो उससे भी पहले जो अरब फाइटर्स जब आए, जो सलफी थे, जिहादी थे, मुस्लिम ब्रदरहुड से थे, या जो भी थे, वो लोग बड़ी आसानी से जो है उनकी दोस्ती यारी हो गई अफगान और पाकिस्तानी देवबंदियों के साथ। और फिर जो है उन्होंने वो रूस के खिलाफ जंग किया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अलकायदा आती है, फिर तालिबान बनते हैं। तो ये ऐसा इत्तफाक नहीं है, ये आइडियाज की हम आहंगी है जो कि इनको एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आई है। अब इसमें से एक मजीद एक्सट्रीमिस्ट शाख जो है वो आइसिस है, और जो बर्रे सगीर की आइसिस है वो लोकल है। यानी आइसिस के अंदर लश्कर जंगवी के बहुत लोग हैं, वो देवबंदी हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, वो भी देवबंदी हैं। अफगान तालिबान के जन अनासर हैं, वो भी देवबंदी हैं। तो ये कहना कि वो जो आइसिस खुरासान, यानी जो आइसिस इन अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, और इवन जो इंडिया के अंदर जो क्लेम करते हैं कि भाई हम आइसिस की एक शाख इंडिया में भी है, तो वो ये सब लोग लोकल्स हैं। तो इनकी कैसे है कि वो उस आइसिस के साथ उनकी मांगी है, क्योंकि सलफीज़म और देवबंदीज़म पैरेलल तहरीकें हैं और बहुत सिमिलर हैं। कामन साहब, ये वो बातें हैं जो हम आपसे करें तो शायद घंटों चलती रहें, लेकिन आखिर में आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इक़्तिदार की कंपल्शंस हैं उसके नतीजा में हम देखते हैं कि तालिबान झुकते नज़र आ रहे हैं दुनिया के आगे, कोट अनकोट शायद बदलते नज़र आ रहे हैं। क्या तालिबान का झुकना या बदलना अपनी कंपल्शंस की वजह से, और ये कोई अमल आर्जी नहीं होगा, ये मुस्तकिल होगा अगर उन्हें इक़्तिदार में रहना है, उनके ऐसा करने से क्या आपको नज़र आता है कि जहाँ से ये नया आगाज़ हुआ है एक्सट्रीमिज़म का, ये चेंज हो जाएगा, कोई दुनिया के लिए शायद सुख का सांस एक तरह से नज़र आएगा? जी, ये तो आपने मेरी जो है वो पूरी जो मैंने पीएचडी की डिसर्टेशन की है उसकी तरफ इशारा किया है कि आइडियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज कैसे आता है। और मेरा एक केस स्टडी तालिबान थे। तो देखिए, चक्कर ये है कि इसमें असम्पशंस बहुत सारी हैं। पहली सबसे अहम असम्पशन ये है कि क्या तालिबान इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो इस प्रैग्मेटिज्म की जो सड़क है जिसके ऊपर वो जीरो की रफ्तार से चल रहे हैं, या यूं कहिए कि 1 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, क्या वो चलते रहेंगे? क्या बीच में रोड बम्प तो नहीं आएंगे? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि उनको आइसिस से लड़ने के लिए जो है मजीद रेडिकल होना पड़ेगा, या ये है कि अपने लोगों को नाराज ना करने के लिए उनको मजीद जो है वो बैक एंड फोर्थ, 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो ये बड़ा लंबा सफर है, शायद मेरी और आपकी जिंदगी में ये खत्म ना हो, शायद तालिबान ना रहें, कोई और आ जाए, उनकी शक्ल और सूरत जो है वो बदल जाए। लेकिन देखें, एंड पे बात सारी इतनी है कि आइडियोलॉजी जो होती है वो आपको हुकूमत तो शायद दिला दे, क्योंकि आप लोगों को रायल अप करते हैं। इमरान खान साहब को देख लेना, वो उन्होंने एक पूरी उनकी आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी के थ्रू उन्होंने अपने आप को बरसर इक़्तिदार तो ले आए, लेकिन जो ही वो बरसर इक़्तिदार आए वो अपनी आइडियोलॉजी के खुद शिकार हो गए। क्योंकि सियासत जो है वो हुकूमत से बाहर की सियासत कुछ और होती है। हुकूमत में आने के बाद सियासत, अगर आप पॉलिसी सॉल्यूशंस नहीं ला सकते और आप अपनी आइडियोलॉजी पे चलते रहते हैं तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। अब तालिबान को यह फैसला करना है अफगानिस्तान के कि वो हुकूमत में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते, और फिर उनकी सलाहियत कैसी है, वो कितना कंट्रोल है। हमारे एक दोस्त हैं उमर आशूर साहब, उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर पहली किताब लिखी थी 2009 के अंदर, तो वो भी पढ़ने लायक है। तो उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इजिप्ट के हैं। तो लेकिन ये है कि उस किताब में वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जब कभी भी कोई ग्रुप डी रेडिकलाइज करता है, प्रैग्मेटिक होता है रेडिकल ग्रुप, तो उसके टूटने का बड़ा डर होता है कि वो टूट जाएगा ग्रुप,
और वो ग्रुप अगर वो अपने आप को टूटने से बचा ले तो वो कामयाब हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये है कि उनकी प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैग्मेटिक भी रह सकते हैं और अपने ग्रुप को यूनिफाइड भी रख सकते हैं, वरना धड़ेबंदी के जो है ना का डर होता है। मैं समझता हूं कि तालिबान इतनी सलाहियत नहीं रखते। हो सकता है कि वो मुझे गलत साबित कर दें, तो लेकिन ये है कि मेरा तज्जिया ये है कि उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस का प्रेशर है, हुकूमत का प्रेशर है, इंटरनेशनल सैंक्शंस का प्रेशर है, आईसिस एक बहुत बड़ा दबाव है, उनके अपने फाइटर्स जो हैं उनके ऊपर एक दबाव है नीचे से। इस सारे सिलसिले में आई डोंट थिंक कि तालिबान जो हैं वो अपनी ग्रुप को साथ ले चलेंगे। ये ग्रुप टूटेगा। इस ग्रुप के टूटने में कितने लोग तालिबान के अंदर रहते हैं और कितने लोग आईसिस से जा मिलते हैं या कोई तीसरा ग्रुप बना लेते हैं या क्या होने वाला है ये नहीं पता। तो कुछ तालिबान जो बेसिकली हुकूमत जिसको पॉलिटिकल मैचुरेशन कहते हैं, अगर वो पॉलिटिकल मैचुरेशन तक पहुंच जाते हैं तो मैं समझता हूं तालिबान की एक कुव्वत, एक धड़ जो है वो इस प्रैग्मेटिज्म के राउट पे चलता रहेगा, लेकिन वो इतना बड़ा तालिबान ग्रुप नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे तालिबान जो हैं वो फिर रेडिकल के रेडिकल रहेंगे, शायद मजीद रेडिकल हो जाएं। यानी कहने का मकसद ये है कि ये ग्रुप, ये जो मेरा मजमून है इसमें अगर आप देखें तो इट्स अबाउट ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप जो है फैक्शनलाइजेशन। तो ये तो देवबंदीज़म की एक तारीख है ये, एंड आई थिंक के तालिबान इस तारीख को से जो है ना वो एक्सेप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो सलाहियत नहीं है कि वो प्रैग्मेटिज्म ऊपर से आए, क्योंकि उनके अंदर भी इख्तलाफात है ना। हक्कानी ग्रुप है, मुल्ला हैबतुल्ला जो अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्रों में हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पे अफगान तालिबान की तहरीक के अमीर हैं, वो तो बहुत हार्ड लाइन है, उन्होंने अपने बेटे को भी सुसाइड बॉम्बिंग में डाल दिया और वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ मुल्ला बरादर टाइप लोग हैं। फिर ये लोग जो हुकूमत में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं बैठ के, बैन अल-अक़वामी लीडरों से मिल रहे हैं बैठ के, तो ये एक पॉलिटिकल लर्निंग होती है। तो तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि तालिबान की तहरीक कोहिरेंट रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, बहुत सैर-हासिल गुफ्तगू रही हस्ब मामूल। और आज मैंने आपके साथ आपके मजमून के तनाज़ुर में ऐसा मौजू छेड़ा जिसकी बहुत सारी तहें हैं, बहुत सारी परतें हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्तों में आपसे वक्त मिलता रहेगा और हम उन पर भी बातचीत करते रहेंगे। और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स की जो नई नई सूरत हाल इवॉल्व होगी उस पर भी आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने कामरान बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनके इस मजमून का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप उसको पढ़ें। चूँकि कामरान बुखारी साहब जो इस्लामिज़म की इस वक्त की तहरीकें हैं और जो उनके डायमेंशंस हैं उन पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और उन्होंने पीएचडी भी इन्हीं मौज़ूआत से मिलते जुलते मौज़ूआत पर ही की है। और आपको मालूम है टैग टीवी पर हम उनका वक्त लेते रहते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तज़किया मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप पेपॉल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.